नमस्कार, जय हिंद। द नॉलेज केयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और ओबी इंटर लेवल बिहार एसएससी इंटर लेवल काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट्स की जो डिमांड है, उस पर लगातार जो है गर्मा गर्मी चल रही है। उसी सिलसिले में चलिए आज हम थोड़ा सा हम भी रिसर्च करते हैं, क्योंकि एक यूट्यूबर जो हैं उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे और उनके टोन से ऐसा लगता है कि शायद उनका रिज़ल्ट नहीं हुआ है इसमें, या हुआ हो, भगवान करे उनका भी रिज़ल्ट हुआ हो, लेकिन टोन से ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट नहीं हुआ। वो सीधे तौर पे ऐसे बोल देते हैं कि जैसे कि मतलब आयोग जो है एकदम डिट्टो उस बात को फॉलो कर ही लेगा। तो चलिए उनकी बातों में नहीं पड़ते हुए, ये हमारे पास विज्ञापन है और जो ओबीसी का एनसीएल जो मांगा गया है 2014 का जो डेट है 31/10/2014 और एक 2006 का जो डेट है, ठीक है, उसके अधीन की बात कर लें। सबसे पहला जो विज्ञापन है आयोग का, ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर से। विज्ञापन है, शायद आप लैंग्वेज से ही समझ गए होंगे कि ये जो है आयोग का विज्ञापन है। एक बार दिखा देते हैं आपको, ये आपका आयोग का विज्ञापन है, ठीक है। और विज्ञापन के थ्रू चलिए आरक्षण की श्रेणी में जाते हैं। आप लोगों ने भी कई बार पढ़ा होगा। और एक चीज़ ये भी है कि जब आप खुद से किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो बेटर समझते हैं बनिस्पत कि यहाँ पर यूट्यूब पर तो सब सारे लोग लगभग सचिव और अध्यक्ष ही हैं। मैं जो बता दूं वही डिक्टो नहीं हो सकता, वही बाबा की लकीर नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ जो बात है, सो जो पहला पॉइंट है ये कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण अगर आप नहीं भरेंगे, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अगर आपने आरक्षण का दावा नहीं किया है तो आप यूआर कैटेगरी में हो जाएंगे। ये बात क्लियर है। दूसरी चीज़, ये जो आरक्षण का लाभ है ये राज्य के मूलवासी को ही दिया जाएगा, इसलिए आपसे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ठीक है, कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा बाकी चीज़ों के लिए। दूसरा पॉइंट इसका ये कि ओबीसी जो बिहार सरकार है वो यहाँ पर BC1 और BC2 यानी ओबीसी को दो हिस्सों में बांट देती है। तो जो BC1 है, ठीक है, वो तो BC1 ही कहलाते हैं, और जो BC2 हैं उनको EBC कहा जाता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। तो EBC कहा जाता है। तो यहाँ पर दो तरह की बातें चलती है। तो इसके अंतर्गत जो है आपको क्या चाहिए, एनसीएल बनवाना है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्रीमिलेयर में नहीं होने का उल्लेख हो मान्य होगा, ठीक है, बिल्कुल मान्य होगा। SC ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी दोनों के लिए अंचलाधिकारी की ही बात हुई है। इसलिए जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसमें सक्षम पदाधिकारी लिख दिया गया है। अब सक्षम का मतलब लोग समझाने में लगे हुए हैं। कोई पूछ रहा है कि डीएम होगा, कोई कह रहा है SDO होगा, कोई कह रहा है CO होगा कि RO होगा। तो सक्षम पदाधिकारी का मतलब है अंचलाधिकारी से, अंचलाधिकारी का मतलब हो गया CO। बात यहाँ से क्लियर हो गई। तो CO लेवल का होना चाहिए। हमारा मकसद वो नहीं है, हमारा मकसद ये है, यहाँ पर बातें क्या कही गई है। ऑनलाइन आवेदन के समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र और SC ST जनजाति श्रेणी के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा जाति प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। मतलब काउंसलिंग के टाइम में अगर आप इसको सबमिट नहीं करेंगे तब आपको अनरिजर्व कैटेगरी का माना जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी आवेदन भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे वे जिस आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत आते हों उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करें। अब मान लीजिए हमको पता चला कि हम BC कैटेगरी में हैं, तो BC कैटेगरी में है तो हम अप्लाई कर दिए, भर दिए, ठीक है। इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा कि ये जो है आपका आप क्रूशियल डेट का बना कर ही रखिएगा 31/10/2014 का। अब कुछ लोग ये थ्योरी पढ़ाने लगते हैं कि शैक्षणिक योग्यता जब लिखा हुआ है तो शैक्षणिक योग्यता और जो आपका जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय है, ये सब भी उसी क्रूशियल डेट में एकदम होना चाहिए। तो भाई साहब बहुत चीज़ में अंतर होता है, ठीक है, और इसको जो है बदला जा सकता है। शैक्षणिक योग्यता को टाला नहीं जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर कोई क्रूशियल डेट मेंशन नहीं है। अब जब ये मेंशन नहीं है तो इन्होंने एक नया लकीर ला दिया कि अब इन्होंने लाइन खड़ी कर दी। तो आयोग अगर जो चाहे, अगर आयोग की मंशा अगर ये होगी कि वो किसी को जॉब नहीं दे तो वो जॉब नहीं भी दे सकता है, ये तो आयोग पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर आपका कैटेगरी चेंज हो गया। दूसरी बात, जो कैटेगरी चेंज वाली जो बात है कि अगर आप बीसी में थे, 2014 में बीसी में थे, बाद में ईबीसी हो गए, तो आप ईबीसी का एनसीएल नहीं दिखा सकते हैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अरे भाई, ऐसे थोड़ी बाहर कर दीजिएगा, क्या है ये? बच्चों का खेल है? एक तो आपने इतना लंबा समय लगाया है और आप ऐसे कैसे बाहर कर दीजिएगा? हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको हम सेंट्रल एसएससी का भी दिखाएंगे कि सेंट्रल एसएससी किस तरह को फॉलो करती है, जबकि सेंट्रल एसएससी जो है वह क्रूशियल डेट मेंशन कर देती है, उसके बाद वह बच्चों को बाहर नहीं करती है। तो इन्होंने तो विज्ञापन में दर्शाया ही नहीं है कि आपको, इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि आप अपना ध्यान रखेंगे कि जिस आरक्षण श्रेणी का आप दावा कर रहे हैं उसी में आप हैं। तो ठीक है, हम बीसी में थे, बीसी का हम दावा किए थे, अब बीसी से सरकार ने ईबीसी में बदल दिया है। इसको लेकर भी हम आपको दिखाएंगे कि एक ऐसा है कि बहुत सारी जातियां जो है वो बिहार में एससी में आती है, ठीक है, और सेंट्रल में उनको एससी में नहीं माना गया है, ओबीसी में माना गया है। तो जब वो फॉर्म भरते हैं तो वो एससी कैटेगरी का लगाते हैं, एससी कैटेगरी का दर्जा पाते हैं, लगाते हैं ना, ठीक है। तो यही आपको कहना चाहेंगे और उसका हम एक प्रूफ भी दिखाएंगे आपको, हाल ही में जो सिलेक्शन का आया है वो। तो चलिए हम आपको वहाँ पर लेके जाते हैं। तो पहला तो आपको ये क्लियर हो गया कि आप अगर बाद का ही बना के देते हैं। अगर एक बात और बता देते हैं आपको कि 1218 नए लड़कों का जो रिज़ल्ट दिया गया, तो उनको जब पता चला कि रिज़ल्ट हम बाद में दे रहे हैं, तो वो लोगों ने अगर एडमिट कार्ड फाड़ दिया होगा, चीर दिया होगा, फेंक दिया होगा, तो उनको एडमिट कार्ड बाय पोस्ट भेजा गया। तो आयोग की गलती होती है तो आयोग सुधार लेता है। तो क्या वह छात्रों की गलती को, या गलती तो है ही नहीं, एक लंबा समय पीरियड जाने के बाद बहुत चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। तो आयोग जो है वो नई चीज़ें लेगा, ठीक है, और लेटेस्ट लेगा, उसको वेरीफाई करेगा वो कि वास्तव में वो इस कैटेगरी से आते हैं कि नहीं। अब देखिए, नॉन क्रिमिनल क्या आता है कि अगर मान लीजिए आपके पास जॉब, आपके परिवार में जॉब है या आप मोटी रकम कमाते हैं, ठीक है, तो मोटी रकम कमाते हैं तो मान लीजिए आपके उस समय आपके पास जॉब था और अभी आपके हाथ में जॉब नहीं होगा, ऐसा तो नहीं थ्योरी बन सकता है, ठीक है। तो इन सब बातों में मत उलझिए, आप अपने हिसाब से करेंट का बनवा लीजिए। अगर जिनके पास नहीं है, जिनके पास है ऑलरेडी, उनका वहीं से काम चल जाएगा। 14 का है तो काम चल जाएगा उनका। जिनके पास नहीं हो तो क्या कर सकते हैं, क्या 14 के पहले का बनवाएंगे? बहुत लोग पहले ही हिम्मत हार रहे हैं कि हम तो बाहर हो गए। तो आप अगर पहले ही हिम्मत हार गए तो आप काउंसलिंग में जाइए ही मत, ठीक है। यूट्यूबर सबकी ही बात मानिए, मेरी बात को ही मान बैठिए, ठीक है। तो किसी की बातों को मानने से बेहतर है कि आप अपने दिमाग को लगाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप ऐसे वैसे यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं कि एसएससी का क्या प्रोसीजर है। अब देखिए, ये एसएससी एमटीएस का है। चलिए हम आपको सेंट्रल एसएससी का अवलोकन करवाते हैं एक बार। तो यहाँ देख सकते हैं कि कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेसाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इतना हम पढ़ेंगे नहीं, इसका मूल मोटो हम समझा देते हैं आपको। यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो है, अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, यहाँ देख सकते हैं एक पॉइंट है कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, इसका एक अपना फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट भी डाल देता है, ठीक है। अब जो उसका विज्ञापन होता है उसी में डाल देता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो मैं आपको बता दूं कि मैं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में भी ले गया था, लेकिन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो हम बनाए थे वो क्रूशियल डेट के बाद का था, ठीक है। और जो जनरल जो आपको ब्लॉक से मिलता है बना हुआ ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी था मेरे पास, तो वो क्रूशियल डेट से पहले का था, यानी कि क्रूशियल डेट से मैच कर रहा था। तो उन्होंने आपको कहा, उन्होंने पहले ही सूचना दे दी कि देखो, जिसके पास क्रूशियल डेट के पहले का सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी है वो दे दीजिए, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को इन्होंने यहाँ पे माफ़ किया। अब दूसरी चीज़, क्रूशियल डेट फॉर, यहाँ देखिए पॉइंट है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS PWD स्टेटस
और एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि एज रिलैक्सेशन भी कैटेगरी वाइज भी मिलता है, वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेंट्स। ठीक है, क्रूशियल डेट जो है वो ऑनलाइन के डेट से, जो क्लोजिंग डेट होता है वो क्रूशियल डेट माना जाता है। ठीक है, ये फॉर्म इतना तारीख तक भराएगा तो उसके अंदर का जो है वो क्रूशियल डेट के अंतर्गत आएगा। अब आगे देखिए, आगे का खेल देखिए। ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBCs must ensure that he/she possesses the caste community certificate and does not fall in criminal on the crucial date। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट रिक्वायर्ड, यही बात जो बिहार SSC में जो भी लिखा है कि आरक्षण का अगर आप दावा कर रहे हैं तो आप आश्वस्त हो लें कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, वही बात इन्होंने भी लिखा है। अब आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि कैंडिडेट्स में आल्सो नोट दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल। देखिए यहीं पे यही बात हम आपको समझाने के लिए आए थे कि प्रोविजनल, आप अगर फॉल कर जाते हैं, मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं उस आधार से या उस क्रूशियल डेट का, तो आपका कैंडिडेचर रद्द नहीं कर दिया जाएगा, यानी आप प्रोविजनली सेलेक्ट होंगे। कब तक? प्रोविजनल टिल द वेरासिटी ऑफ द कंसर्न्ड डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। यानी कि आपको पता होगा कि SSC जो है MTS का अगर एग्ज़ाम लेती है या LDC का लेती है तो उसके कई अलग अलग विभाग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको भेजा जाता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि वो पोस्ट भी अलग होता है और डिपार्टमेंट भी सबका अलग अलग, किसी को फिल्म डिपार्टमेंट मिला, किसी को मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट मिला, किसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला। तो वहाँ पर जहाँ अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो इसको वेरीफाई करेगी। यहाँ लिखा है कि कैंडिडेट्स आर कॉजन दैट दे विल बी डिबार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द कमीशन इन केस दे fraudulently claim SC ST OBC EWS PWD ESM status और avail any other benefit। अरे भाई, अगर आप फ्रॉड करेंगे तब जाके आपको डिबार किया जा सकता है। जब तक आप फ्रॉड नहीं कर रहे, मान लीजिए फ्रॉड तो है ही नहीं, इसमें तो ज़्यादातर लोगों का कारण ये है कि लंबा समय खींचा गया, तो आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, और आपका जब अपॉइंटमेंट होगा तो उस समय आपसे फिर से डिमांड किया जा सकता है, हो सकता है वो अपर लेवल का डिमांड किया जा सकता है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे बड़ी बात, अपने दिमाग को शांत रखें और ज़्यादातर जो है तरह तरह की बातों में ना उलझें, और आखिरकार करेगा तो आयोग ही करेगा। ठीक है, तो आयोग जो करता आया है वो तो आयोग ही करता आया है। टाइपिंग के मामले में भी अपना रुतबा अपनाए रहा। ठीक है, दूसरी चीज़, उसने जो रिजल्ट दिया है उसमें भी परसेंटेज का कोई ख्याल नहीं रखा है, आरक्षणवार नहीं रिजल्ट दिया है। तो इन सब बातों पर आखिर निर्णय तो आयोग ही लेगा, लेकिन जो प्रावधान है उसके मद्देनजर बताना चाहूँगा आपको कि जो प्रावधान है उस हिसाब से आयोग नहीं हटा सकता है। धन्यवाद।